अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक आफ्टर 3 मंथ्स। तकरीबन 3 महीने हो गए हैं और ये वीडियो ना मैं बनाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी समझता था। मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी ये वीडियो बनाना, क्योंकि दराज का जो टॉपिक है ना वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पीक पर है अपनी। और दराज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि एक ऐसे बंदे को, यानी कि जो ई कॉमर्स पे अपना काम स्टार्ट करना चाहता है, उसके लिए एक पहला स्टेप होता है। मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में अपनी कह चुका हूँ कि दराज एक पहला स्टेप है। अगर आप ई कॉमर्स का बिजनेस करना चाहते हो तो आपको दराज पर पहले अपना काम स्टार्ट करना पड़ेगा। पहले जो है ना काफ़ी ज़्यादा आसान होता था ये कहना कि आप दराज पे काम कर लो, आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। बट अभी जो है ना ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुकी हैं। तो दैट्स वाई कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इस तरीके से बना रहा हूँ, मुझे खुद थोड़ा सा अजीब लग रहा है। और मेरा कोई मकसद नहीं था कि मैं दराज पर जो है अपना एक दोबारा से वीडियो बनाऊँगा, और पता नहीं मैं इन फ्यूचर वीडियो बनाऊँगा नहीं बनाऊँगा इस चैनल पर। बट मुझे जिस चीज़ ने मजबूर किया है, मैंने सोचा कि वो सारी चीज़ें आपके साथ आज की इस वीडियो के अंदर शेयर की जाएँ। और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है ना वो इम्पोर्टेंट है मेरी बातें। अगर आपको बैकग्राउंड बुरा लग रहा है, अगर आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है, तो उस चीज़ को आपने जस्ट इग्नोर करना है। आपको जस्ट एक अच्छी नॉलेज मिल जाए, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैंने दराज क्यों छोड़ा? तो यार दराज छोड़ने की काफ़ी ज़्यादा रीजंस है, बहुत ज़्यादा रीजंस हैं। मैं सबसे पहले तो आपको अपना क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा जिस वजह से आपको दराज पर काम नहीं करना चाहिए, और अगर आपको करना चाहिए तो फिर क्या रीज़न है जिस वजह से आपको दराज पर काम करना चाहिए। तो सबसे पहले जो रीज़न है मुझे फेस करने को मिली दराज पर, मैं जब काम कर रहा था तकरीबन 2 से 3 साल पहले, तब ना गवर्नमेंट की तरफ से इतने ज़्यादा टैक्सेस नहीं थे और काफ़ी ज़्यादा आसान होता था दराज पे काम करना। और मोर इम्पोर्टेंटली कि दराज पर इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी कि आप दराज की इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस को बर्दाश्त कर सको और आप जो है वो इतना मुश्किल बना दो काम को। अभी जो है ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, और दराज बेवजह ही जो है वो अपने दराज के अकाउंट्स बंद कर रहा है। पुराने सेलर्स जो हैं वो 2-2 3-3 साल से बैठे हुए हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं ना यार, कि वो समझ लो कि इतनी मेहनत करके जब आपके साथ ये होता है ना तो आपको दिल से दुख होता है यार। जितना मुझे दुख हुआ था ना तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मेरा एक इनकम सोर्सेज में से एक इनकम सोर्स था जिससे मुझे एक इनकम आ रही थी, अच्छा रेवेन्यू मैं जनरेट कर रहा था। बट अचानक ही जब वो बंद हो जाता है ना और आपको बताया भी नहीं जाता तो दिल से दुख होता है। तो सबसे पहली रीज़न जो थी, दराज ने बेवजह ही मेरा अकाउंट बंद कर दिया था। रीज़न ये बताई कि आपने है कुछ हमारी रिस्ट्रिक्शंस के खिलाफ गए हो, आपने हमारा कुछ पॉलिसीज की खिलाफ वर्जी की है, आपने कुछ ऑर्डर्स वगैरह कैंसिल किए हैं। बहरहाल वो एक अलग बात है। बट दराज ने बेवजह बगैर बताए मेरा जो अकाउंट है वो बंद कर दिया था, और मेरे पास काफ़ी ज़्यादा स्टॉक पड़ा हुआ था जो कि मैंने अपने पास रखा हुआ था, और मुझे नहीं पता था कि ये सब अचानक होगा। और उसके बाद मैं ऐसा डिसअपॉइंट हुआ हूँ कि मैंने दराज पर काम ही छोड़ दिया। और एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि उसके बाद मैंने फिर दोबारा दराज पर अकाउंट बनाया था और मैंने अपना काम दोबारा से स्टार्ट किया था दराज पर। मैंने सोचा था कि जिस तरीके से मैं पहले दराज पर काम कर रहा था उसी तरीके से मैं दोबारा से दराज पर काम करूँगा, और जो है वो दोबारा से उसी तरीके से अपनी जो सेल्स लेकर आऊँगा। और मुझे काफ़ी हद तक एक्सपीरियंस हो चुका था और ऐसा मैंने किया भी, और जो है दोबारा से मेहनत करके उस लेवल तक मैं गया। तकरीबन मुझे 6 से 7 महीने लगे थे उस चीज़ को दोबारा से अचीव करने में, यानी कि आप हिसाब लगा सकते हो कि मैं कितना पीछे चला गया था। तो हुआ कुछ ये कि दराज ने कुछ पॉलिसीज़ की वजह से, एक्चुअल में मेरा जो ब्रांड नेम था ना वो मेरा अपना नहीं था, मैंने किसी और का ब्रांड नेम यूज़ किया हुआ था। और अगर आप बात करो ना यार, अगर आप अपनी पॉलिसीज़ में चेंजिंग लेकर आ रहे हो तो इस तरीके से आपको अचानक नहीं करना चाहिए कि एक सेलर ने इतनी मेहनत की और इतनी मेहनत के बाद वो अचानक कि उसका सारा काम चौपट हो जाए, सारा काम बंद हो जाए। तो दराज ने भी कुछ इस तरह से किया, मैंने दोबारा काम स्टार्ट किया था और दोबारा से वो बंद हो गया था। और उसके अलावा बहुत ज़्यादा ऐसी रीजंस थी जो कि मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप जो है कौन सा इनकम सोर्स ज्वाइन कर सकते हो, कौन सा इनकम सोर्स आपको अपने बनाने चाहिए, और किस तरीके से अगर आप एक ऑनलाइन की फील्ड में पैसा कमाना चाहते हो। तो मैं अपना एक्सपीरियंस, मेरा जितना भी है, मैं अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह दराज के अलावा भी कुछ मेरे इनकम सोर्सेज है जहाँ से मैं अपना कमा रहा हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। जितना है, मुझे जितना एक्सपीरियंस है, मैं आपको उस एक्सपीरियंस के हिसाब से एक अच्छा मशवरा ज़रूर दे सकता हूँ। जो सबसे पहला मुझे इशू फेस करने को मिला था वो था कि आपको पता है कि गवर्नमेंट की तरफ से टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए थे। तो जब टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुए तो दराज पे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है। जब आप दराज पर आते हो ना तो आपको इस टाइम जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा
ऐसे बंदे मिल जाएंगे जो कि चाइना से माल इंपोर्ट कर रहे हैं, या फिर अपनी उनकी मैन्युफैक्चर है, या फिर उनका कोई ऐसा सिनेरियो जिसमें वो 2-2 रुपये यानी कि 3-3 रुपये 4-4 रुपये बचाकर अपना प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। और अगर 2-2 3-3 4 रुपये आपने बचाने हैं, 2-2 3-3 4 रुपये बचा के अगर आपने अपना पैसा कमाना है, तो भाई बाहर गली में कोई दुकान कर लो, वहाँ पर जाकर कोई गोलियां टॉफियां लगा लो, वहाँ से भी आपको इतने पैसे बच ही जाएंगे। फ़ायदा क्या दराज पे करने का, छोड़ दो। अगर आपने ऑनलाइन करना ही है तो ऑनलाइन का मकसद ये होता है कि घर बैठ के एक अच्छी आमदनी आए। मेरा मोबाइल भी बंद हो गया, बाय द वे, से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस तरीके से होता है कि टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुए थे। तो जब मुझे पे आउट आते थे ना, जितने भी मैं ऑर्डर्स डिलीवर करता था, डिलीवर करने के बाद दराज का एक साइकिल होता है जिसके अंदर आपको वीकली पेमेंट्स आती हैं। तो उस साइकिल के अंदर मुझे जो पेमेंट्स आती थी वो काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस लगा के, यानी कि एक तो दराज हम कस्टमर से डिलीवरी चार्जेस ले रहा है, एक दराज हमारे से डिलीवरी चार्जेस ले रहा है, और उसके अलावा टैक्सेस अलग से चार्ज कर रहा है। बहरहाल ये दराज का मसला नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से इतने टैक्सेस इंक्रीज़ हुए हैं, तो दराज हमारी जो है वो छिल उतार रहा है, समझ रहे हो। तो ये जो है वो सीन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था। और उसके बाद सेकंड नंबर पे जो मसला देखने को मिला था वो थी ब्रांड की रिस्ट्रिक्शंस। और अभी अगर आप फेसबुक के पेज पर जाओगे तो वहाँ पर आपको हज़ारों पोस्टें मिल जाएंगी, हज़ारों ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि दराज के खिलाफ हैं। और लोग इतना जो है वो चालू हो चुके हैं ना दराज से, कि वो बायकॉट दराज का ना हैशटैग चला रहे हैं, यानी कि इतने चालू हो चुके हैं दराज से। खैर दराज जो है वो अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, बट इम्प्रूवमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप जो पुराने सेलर्स बैठे हुए उनके साथ ज्यादती कर दो। इतनी मेहनत करके वो एक लेवल पे पहुंचे और आप उसके साथ इस तरीके से करोगे ना, तो उसने यही करना है। उसने ये नहीं कहना कि भाईजान आपने बड़ा अच्छा किया है, हमारी मेहनत थी, खैर है, कोई मसला नहीं है, आप कर लो। उसने यही कहना है कि भाई तूने ये किया क्या। और जब आप उनकी कस्टमर सर्विस से बात करते हो, यानी कि हेल्पलाइन से बात करते हो, उनकी टीम से बात करते हो, तो वो कहते हैं जी सर हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो उनको ये सोचना चाहिए था कि जो पुराने सेलर्स बैठे हैं ना पाकिस्तान की सिचुएशन के साथ, उनको सपोर्ट करना चाहिए था, क्योंकि सेलर जो है ना दराज की बैकबोन कहा जाता है सेलर्स को। और सेलर्स उनके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप समझ लो कि लस्सी के अंदर दही। एज एग्जाम्पल मैं आपको इस वजह से दे रहा हूँ, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारी कमर की हड्डी हमारे लिए जरूरी है ना, उसी तरह उनके लिए जो है सेलर्स इतने इंपॉर्टेंट है। तो उसके अलावा जो है दराज ने एक और हमारे साथ जो सिनेरियो किया है, हम सारे सेलर्स के साथ सिनेरियो किया था, वो था एंट्रीज लो कर देता था। अब अगेन वही बात कि हमने इतनी मेहनत कर करके इस लेवल तक पहुंचे हैं कि जहां पर हमें एक अच्छे ऑर्डर्स आना शुरू होते हैं। और दराज का जो लोगार्थम है वो अब इतना चेंज हो चुका है कि अब ऑर्डर्स लाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब पहले जो होता था ना कि आप पहले दराज पे कोई एंट्री लगाते थे तो आपकी कोई ना कोई एंट्री चल जाती थी, दराज उसको चला देता था। लेकिन अब जो है वो दराज ने लोगार्थम में भी चेंज कर दिया है, यानी कि जब कोई नया सेलर आता है तो उसके लिए जो है अपनी एंट्रीज को ऊपर लेकर जाना, अपनी सेल्स को ऊपर लेकर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हाँ, लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी यूनिक प्रोडक्ट है जो कि निकलने वाली है, ऑलरेडी कोई सेल नहीं कर रहा, तो देन आप दराज पर बहुत ही आराम से जो है ऊपर जा सकते हो, अपनी सेल्स को जनरेट कर सकते हो। और आगे जो है इनके मैं फायदे नुकसान सारा कुछ बताता हूँ। अब जो थर्ड नंबर पे मसला देखने को मिला ना, मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ, थर्ड नंबर पे जो मेन मसला, सबसे इंपॉर्टेंट मसला, सबसे ज्यादा मसला जो देखने को मिला था वो था रेट्स ऑन दराज। अब आप एक नॉर्मल से बंदे हो, ठीक है, आपने सेल करनी है दराज पर, आपको दराज के बारे में कोई हाव नाव नहीं है और आप चाहते हो कि दराज पर आप सेल्स करना चाहते हो और आपके कोई इतने ताल्लुकात भी नहीं है। अब दराज पर कंपटीशन इतना हो गया है कि यार एक नॉर्मल बंदा जो कि अपना बस सेल्स करना चाहता है और वो उसे ये भी नहीं पता कि वो सेल क्या करे, उसका किसी चीज के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, उसे ये नहीं पता कि उसने करना क्या है, तो उसके लिए तो मुश्किल होगी। क्योंकि दराज पे ऑलरेडी इतना कंपटीशन है, ना तो वो मैन्युफैक्चरिंग करता है, ना तो वो चाइना से माल इंपोर्ट करवा सकता है, और ऑलरेडी इतने ज्यादा मगरमच्छ बैठे हो जब एक जगह पर, तो आप किस तरीके से दराज पर आकर या फिर किसी प्लेटफॉर्म पर आकर अपना जो है पांव जमा सकते हो, बड़ा मुश्किल होता है उस तरफ। तो स्टार्टिंग में फिर आपको यही है कि 3 महीने लॉस बर्दाश्त कर लो। और एक ऐसा बंदा जो कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट ही ज्यादातर दराज पर काम स्टार्ट करते हैं एज अ पार्ट टाइम, तो अगर आप आते हो दराज पर और 3 महीने लॉस तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है, कैसे करोगे, पॉसिबल ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ा इशू था। और आगे जो है ना, इससे अगला जो मसला देखने को मिला, दराज ने बेवजह ही बहुत ज्यादा लोगों के अकाउंट्स बंद किए। अगर आप 1 साल लगा के, फॉर एग्जांपल आपने एक बिजनेस में 1 साल लगाया है, उसको आपने किसी लेवल तक पहुंचाया, उसको आपने स्टैंड किया, और अगर आपको वही बिजनेस एक टाइम पे आपको डर हो के यार ये कहीं पर बंद ही ना हो जाए, तो इससे अच्छा करने का कोई फायदा ही नहीं है।
उससे अच्छा आप करो ही ना। बिजनेस तो वो होता है ना कि जिससे आपको इनकम आ रही हो और आपको कोई टेंशन ना हो। अगर आप एक बिजनेस स्टैंड कर रहे हो तो आपको पता है कि यार इस बिजनेस को मैंने किस तरीके से लेकर चलना है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये क्यों बंद होगा और ये क्यों चलता रहेगा। ये चीजें आपके जहन में होनी चाहिए। लास्टली जो सबसे बड़ा मसला मुझे देखने को मिला दराज पर, मैं तो उस वक्त तक छोड़ चुका था, मैं दराज पर काम ही नहीं कर रहा था। मैंने अपने दोस्तों से पूछा, उन्होंने मुझे बताया कि उनको ये मसले आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने दराज पर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये पेन है, ये पेन मैं सेल कर रहा हूँ 200 रुपये का और ये पेन मुझे पीछे से आ रहा है 150 रुपये का और दराज की कमीशन वगैरह निकाल के मुझे इसमें से बच रहा है तकरीबन 10 रुपये। ठीक है, तकरीबन 10 रुपये मुझे इसमें से बच रहे हैं। अब आ गई है दराज की कोई सेल, और सेल में क्या करना है जी कि दराज कहता है कि आप ये सेल ज्वाइन करो। सेलर की मर्जी होती है कि वो कंपेन ज्वाइन करे या ना करे। अब कंपेन एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर दराज जो है ना वो मुख्तलिफ एड्स रन कर रहा होता है। और फॉर एग्जांपल जैसे कि 23 मार्च की कंपेन आ गई, 11/11 की कंपेन आ गई, तो उसमें हमें ना कोई एक पोर्टल दिया जाता है जिसके अंदर हमने अपनी प्रोडक्ट्स ज्वाइन करनी होती हैं। तो दराज कहता है कि आप ये जो है पेन को यहाँ पर लगाओ या फिर अपनी कोई भी प्रोडक्ट है उसको यहाँ पर लगाओ। अब हमारी मर्जी होती है कि हम उस प्रोडक्ट को वहां पर लगाएं या ना लगाएं। लेकिन होता कुछ इस तरह से है कि अब दराज पिछले 2-3 सालों से कुछ इस तरह से मसले कर रहा है कि वो ये प्रोडक्ट खुद ही तकरीबन 20-30 प्राइस पे या फिर दराज ने जो कंपेन में प्राइस दी होती है उस हिसाब से लगा रहा होता है। इस तरह के मसले देखने को मिलते हैं। और होता गया है कि जब हमारे ऑर्डर्स आना शुरू होते हैं और हमें पता चलता है जी कि दराज पर हमारी ये प्रोडक्ट कंपेन में ऑलरेडी लगी हुई है जबकि हमने ये प्रोडक्ट लगाई ही नहीं थी और हमें वो लॉस हो रहा होता है, क्योंकि हम तो इस वजह से नहीं लगा रहे होते ना, क्योंकि हमें उस प्रोडक्ट में लॉस हो रहा होता है। लॉस होगा तो हम क्यों लगाएंगे, हम क्यों नुकसान बर्दाश्त करें। तो दराज खुद ही कंपेन ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं। एक तरफ से तो कस्टमर को फैसिलिटीज मिल रही है, कस्टमर को कम प्राइस मिल रही है, लेकिन वो सेलर की तरफ नहीं देख रहा कि सेलर को भी देखना है कि सेलर को प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, उसकी मर्जी है या नहीं है इस चीज़ के अंदर। ये सब चीज़ें दराज बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। और लास्टली खैर इस बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि मैं आपके साथ कवर करना चाहूँगा। बाकी अभी जो है हम बात कर लेते हैं कि मैं अभी जो है किस प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहा हूँ, किस तरीके से मैं अर्निंग्स वगैरह कर रहा हूँ। तो मैं जो है मैं फेसबुक पे एड्स वगैरह रन करता हूँ, अपनी जो है वो खुद प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करता हूँ। तो सबसे अच्छा मशवरा मैं आपको यही दूंगा कि आप अपनी प्रोडक्ट्स खुद फेसबुक पर सेल करना शुरू है। कि वो प्रोडक्ट चाहे आप खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हो, वो प्रोडक्ट्स चाहे आपको कहीं मार्केट से मिल रही हो। बहुत ज़्यादा ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको मार्केट से मिल रही होती हैं। अब मैं आपको अपनी कैटेगरी भी बता देता हूँ। मैं किचन आइटम्स में सेल कर रहा हूँ अपनी प्रोडक्ट्स। मैंने अपना फेसबुक का पेज बनाया हुआ है, मैंने अपनी फेसबुक की बल्कि अपनी वेबसाइट बनाई हुई है जहाँ पर मैं अपनी वो तमाम प्रोडक्ट्स को सेल करता हूँ। और उसमें आप वेबसाइट बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप अपनी शॉपिफाई पर वेबसाइट बना सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको 200-300 रुपया 3-4 महीने 200-300 रुपया पे करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको 7,000-7,500 रुपया मंथली पे करना होता है। तो तब तक तो आपका जो है वो बिजनेस भी स्टैंड हो चुका होगा। इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। पेज बनाना भी बिल्कुल फ्री है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। और प्रोडक्ट ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप चाहे प्रोडक्ट खुद बनाओ, चाहे वो आप मैन्युफैक्चर करो, बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं। आपको बहुत ज़्यादा फील्ड्स मिल जाएगी जहाँ पर आप जा सकते हो। तो आपने सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है आप उस चीज़ में जाओ, उसके कॉम्बोज बनाओ, उसकी जो है वो अपना एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन रख के अपना फेसबुक पे सेल करो और अच्छे सेल्स कमाओ। ठीक है, अपना जो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा मशवरा ये दूंगा कि आपने कभी भी कम प्राइसेस वाली प्रोडक्ट्स को जो है वो फेसबुक पे सेल नहीं करना। कम से कम भी जो है ना प्रोडक्ट की प्राइस 2,000 से 25 होनी चाहिए। प्रोडक्ट की प्राइस मैटर नहीं करती, आपका प्रॉफिट मार्जिन मैटर करता है। तो प्रॉफिट मार्जिन आपका कम से कम 1,000 रुपया होना चाहिए। 1,000 रुपया आपका प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए और उसकी फिर आप सेल्स वगैरह कर सकते हो। और अगर आप 1,000 रुपया लगा कर एक अच्छी सेल्स लेकर आ रहे हो और पर ऑर्डर पे आपको 200 रुपया जो है वो चार्जेस पड़ रहे हैं एड्स के, यानी कि जो आपने एड्स में खर्च किए हैं उसका आपका मिनिमम बजट होना चाहिए पर ऑर्डर पे 200 रुपया। यानी कि 1,000 रुपये में से आपका 200 रुपया उसका ऑर्डर का चला गया, 150-200 रुपये डिलीवरी चार्जेस के चले गए। उसके बाद आपको फिर भी 500-600 रुपया पीछे बच जाता है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जा सकते हो। ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से जल्दी काम स्टार्ट करो। अभी स्टार्ट करोगे तो आगे फ्यूचर में आपको एक्सपीरियंस मिलेंगे और जो भी काम करना उसको क्विकली करो। किसी भी काम को पीछे मत छोड़ो, सोचो मत, उसको बस जल्दी से स्टार्ट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।